हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ओरिजिनेट होती है रेडॉक्स रिएक्शन से। तो पहले हम रेडॉक्स रिएक्शन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन in which oxidation and reduction take place simultaneously। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। Zinc plus copper sulfate, it gives us zinc sulfate plus copper। तो बच्चों ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ये हमें कैसे पता चला? तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करते हैं सभी की। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है यहाँ पर, क्योंकि ये एलिमेंटल स्टेट में है। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 है, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। तो जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गई फ्रॉम 0 to +2। इट मींस इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। तो हम यहां पर लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्या हुआ इस रिएक्शन में? जिंक फ्रॉम एलिमेंटल स्टेट इज चेंजिंग इनटू Zn2+ ion and it is losing 2 electrons. This is called oxidation half reaction। अब देखिए रिएक्शन में कॉपर जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 थी, यहाँ क्या है 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो इसको लिख सकते हैं कॉपर 2+ ion is accepting 2 electron and changing into copper atom। तो नेट रिएक्शन जो है वो इन दोनों का सम हो गई। तो ये हो गई नेट रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शंस को हमने ऐड कर दिया। अब इस रिएक्शन को कराने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं लैब में। तो अब हम वो दोनों तरीके यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। दिस रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट इन 2 ways in the laboratory। This reaction can be carried out in 2 ways in the laboratory। सबसे पहला तरीका क्या है? इस पहले तरीके को हम डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। समझ लेते हैं पहले तो क्या होता है ये तरीका। सबसे पहले हम एक बीकर लेते हैं और इस बीकर के अंदर हम कॉपर सल्फेट की एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं। पानी लिया, उसमें कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व कर लिया, तो ये बन गई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। इसके बाद हम इसी बीकर के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर हम जिंक ग्रेन्यूल्स डाल देते हैं। तो कॉपर सल्फेट का कलर आपको पता है, ब्लू कलर होता है। जिंक ग्रेन्यूल्स डालोगे, रिएक्शन स्टार्ट होगी और रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगी तो कॉपर सल्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा जिंक सल्फेट में। तो ब्लू कलर जो है वो डीकलराइज हो जाएगा कुछ देर बाद। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन हो रही है इस बीकर के अंदर। तो ये जो रिएक्शन जिसको एक ही बीकर में करवाया गया और ऑक्सीडाइज होने वाली चीज और रिड्यूस होने वाली चीज दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में थी, इसको बोला जाता है डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहां पर हम लिख देते हैं व्हेन द रेडॉक्स रिएक्शन इज कैरीड आउट इन अ सिंगल बीकर such that the oxidant
and reductant are in contact with each other, तो इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहां पर ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट जो है वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। अब क्योंकि ये ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में है, तो इस वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स की या एक्सटर्नल वायर की या किसी एक्सटर्नल पाथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो यहां हम लिख सकते हैं बिकॉज द ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट आर in direct contact with each other, so electron exchange take place easily and no flow of electron is required। तो यहां पर क्योंकि ये कांटेक्ट में थे, इस वजह से इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज सरफेस से ही हो जाता है और हमें किसी रास्ते की रिक्वायरमेंट नहीं होती इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के लिए। तो ये हो गया डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है जिससे हम किसी रिडॉक्स रिएक्शन को करवा सकते हैं लैब के अंदर। तो दूसरा तरीका जो है इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, इस रिएक्शन को कैसे करवाते हैं लैब के अंदर समझ लेते हैं हम। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में जो हमारे ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट हैं इनको हम अलग अलग बीकर में लेते हैं। तो आप दो बीकर लेंगे, एक बीकर के अंदर आप जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनाएंगे और जिंक मेटल की रॉड जो है वो डिप करेंगे इस सॉल्यूशन में। दूसरे बीकर के अंदर आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाएंगे और इसके अंदर डिप करेंगे आप कॉपर की मेटल रॉड, और इसके बाद आप इन दोनों रॉड्स को जो है वो किसी वायर से कनेक्ट कर देंगे। दिस इज वायर। तो हमें ये देखने को मिलता है कि जब हम वायर से इन दोनों रॉड्स को कनेक्ट करते हैं तो इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और अगर आप यहां पर वोल्टामीटर लगाते हो तो वोल्टामीटर तुम्हें कोई डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि अब ऑक्सीडेशन अलग बीकर में और रिडक्शन जो है वो हमने अलग बीकर में करवाया, तो हमारा ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट जो है वो अब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है। और क्योंकि ये कांटेक्ट में नहीं है इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है अब इस वायर के थ्रू, और जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वायर के थ्रू होने लग जाता है तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने लग जाता है। तो इसका ये मतलब है कि हम इस रिएक्शन का यूज करके इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो स्टार्ट हो गया। तो यहां पर अब क्या लिखना पड़ेगा, रिडॉक्स रिएक्शन इज carried out in two separate beaker such that oxidant and reductant are not in direct contact with each other, full stop। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, the electrons flow from the beaker in which oxidation take place to the beaker in which reduction take place। और इसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से क्या हो जाता है, करंट जनरेट हो जाता है। दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू
जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हो गया इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूटिलाइज हो गए। तो अब अगर मैं डिफरेंशिएट करने के लिए बोलता हूं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में, तो हमारे पास ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आ जाते हैं। डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो एक सिंगल बीकर में करवाई जाती है, बल्कि इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन 2 सेपरेट बीकर्स में करवाई जाती है। तो डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन जो है इसको करवाएंगे एक सिंगल बीकर में, और इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन को करवाएंगे एक सेपरेट बीकर के अंदर। तो ये हो गया डिफरेंस। डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन को हम एक सिंगल बीकर में क्या करवाते हैं, जबकि इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन जो है इसको सेपरेट बीकर्स में करवाया जाता है। यहां पर ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट क्योंकि एक ही बीकर में है इस वजह से वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, और यहाँ पर ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट अलग अलग बीकर में रहते हैं इस वजह से कांटेक्ट में नहीं होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज जो है वो डायरेक्टली हो जाता है सरफेस से, इस वजह से कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। तो केमिकल एनर्जी रिएक्शन के अंदर जो भी केमिकल एनर्जी थी उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाते इस रिएक्शन के अंदर, जबकि इस रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल एनर्जी जो थी जिसकी वजह से रिएक्शन हो रही थी उसको हमने यूज कर लिया इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये हमारे लिए एक यूजफुल रिएक्शन हो गई इसी वजह से। तो आप डेली लाइफ में जितने भी सेल्स यूज करते हैं, जैसे कि रिमोट के अंदर है, वॉच के अंदर है, इन सभी सेल्स के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन 2 सेपरेट जगह पर करवाए जाते हैं। रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट को सेपरेट रखा जाता है, डायरेक्ट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं रखा जाता। तो हम इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन ये यूज करने वाले हैं और स्टडी करने वाले हैं आगे चैप्टर के अंदर, जब हम सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो अब हम डेफिनेशन लिख देते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? क्या डेफिनेशन हो जाएगी बच्चों? It is the branch of chemistry which deals with the change of chemical energy into electrical energy. Electrochemistry की definition। तो definition हो जाती है branch of chemistry which deals with the study of how chemical energy can be converted into electrical energy and vice versa। तो यहाँ पर हम उन reactions को पढ़ते हैं जिनमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल चेंजेस जो है वो करवाए जाते हैं रिएक्शन के अंदर। इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? तो आपने 10th क्लास में चैप्टर पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वहां पर हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की बात की थी फ्रॉम देयर ओर्स। तो वहीं पर हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनको एक्सट्रैक्ट करना जो है वो काफी डिफिकल्ट होता है, इस वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स का यूज किया जाता है इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो वहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही यूज किया जाता है जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स की बात करते हैं। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी बोला था हमने वहां पर इसको। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज होता है वहां पर। दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं, हम जो सेल और बैटरी यूज करते हैं अलग अलग तरह की डिवाइसेस में डेली लाइफ के अंदर, तो वहां पर भी क्या हो रहा होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है उन सेल और बैटरी के अंदर, और उस इलेक्ट्रिक करंट को हम यूज कर रहे होते हैं किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए। तो ये आ गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में सिग्नल भेजता है सेल्स को या हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, और वहां से फिर कम्युनिकेशन होता है। तो ये जो वर्किंग है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है उनका यूज किया गया, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी केमिकल चेंजेस की वजह से ही जनरेट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो बायो के अंदर उस चीज को हम डिटेल में पढ़ते हैं, तो उतना ज्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे हम यहाँ पर, बस इतना है कि हमारी बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस की वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं, और यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वर्किंग के अंदर जो है वो काम करते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अभी मैंने आपको एक इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ाया था।
इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का यूज करके हमने केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जो डिवाइस जिससे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहां पर अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन हो जाती है, इट इज a device which convert chemical energy into electrical energy and vice versa। मतलब इसका यूज करके हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उल्टा प्रोसेस भी करवा सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके हम किसी केमिकल रिएक्शन को भी यहाँ पर करवा सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू यूजेस, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना, इसके बेसिस पे जो है वो ये इसकी एक टाइप है। इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। क्लियर? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली एक डिवाइस था जिससे हम केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं या इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके दो सब टाइप्स बना दिए, गैल्वेनिक सेल जिसमें हम केमिकल से इलेक्ट्रिकल बनाएंगे, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें हम इलेक्ट्रिकल से केमिकल बनाएंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात छुपी हुई है इस प्रोसेस में। यहाँ पर उन रिएक्शंस का यूज किया जाता है जो रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब जो रिएक्शंस अपने आप होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जो घड़ी के अंदर सेल जब ला के लगाते हैं नया, तो जैसे ही हम सेल को घड़ी के अंदर लगाते हैं एकदम से जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है और रिएक्शन जो है वो अपने आप शुरू हो जाती है। तो ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। हमें उसको स्टार्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कोई भी डिवाइस जिसमें आप एक नया सेल ला के डालते हैं, वो जो सेल है उस सेल के अंदर एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन काम करती है उसकी वर्किंग के पीछे। तो हमें उस सेल को स्टार्ट नहीं करवाना पड़ता। लेकिन अगर आपने देखा हो, कभी बैटरी अपने आप से रिचार्ज नहीं होती, जैसे कि इन्वर्टर की बैटरी जो है, अगर हम उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सप्लाई ना करवाएं तो वो बैटरी अपने आप रिचार्ज नहीं हो सकती। तो रिचार्जिंग वाला प्रोसेस है ये रिचार्जिंग के प्रोसेस की तरह है, जहां हम इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके केमिकल चेंजेस इंड्यूस कर देते हैं। तो रिचार्जिंग ऑफ अ बैटरी इज नॉट स्पॉन्टेनियस। इसी वजह से यहां पर क्या होगा, यहां पर उन प्रोसेस को स्टडी किया जाता है जो अपने आप नहीं हो सकते, तो उनको करवाया जाता है। और कैसे करवाते हैं? इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके करवाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए दो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के टाइप। सबसे पहले हम इस सेल को जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। अपने चैप्टर के पहले आधे पार्ट में हम इस सेल को पढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट हाफ पार्ट में फिर हम इस सेल को पढ़ेंगे, गैल्वेनिक सेल को। तो अभी हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक एपरेटस है जिसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के लिए। इलेक्ट्रोलाइसिस किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है किसी इलेक्ट्रोलाइट का जब हम डीकंपोजिशन करवाते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइट, इसमें जो वर्ड यूज हुआ इसका क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोलाइट उस केमिकल सब्सटेंस को बोला जाता है जो आयंस में ब्रेक हो जाता है अपनी एक्वस सॉल्यूशन में, और इसकी एक्वस सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन शो करती है। देन दिस केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, NaCl। NaCl is called an electrolyte. Why it is called an electrolyte? Because it dissociates into Na positive and Cl negative ions in its aqueous solution. ऐसे ही HCl is also called an electrolyte. Why it is called an electrolyte? Because it dissociates into ions in its aqueous solution. ऐसे ही आप H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको भी आप एक इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं। Why it is an electrolyte? Because it dissociates into ions. तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं या वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं।
स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, और सभी सॉल्ट्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज दे प्रोड्यूस आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। जब आप इन इलेक्ट्रोलाइट्स की सॉल्यूशन जो है उसके थ्रू करंट पास करवाते हो तो इनकी सॉल्यूशन का डीकंपोजिशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे आपने 10th क्लास में प्रोसेस पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, जिसको आपने क्लोर एल्कली प्रोसेस बोला था। तो ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, NaCl और वाटर की सॉल्यूशन को बोला जाता है ब्राइन सॉल्यूशन। अब अगर आपको याद हो, आपने ब्राइन सॉल्यूशन में से जब करंट पास करवाया था तो आपको क्या क्या प्रोडक्ट मिले थे, आपको हाइड्रोजन मिला था, क्लोरीन मिला था और NaOH मिला था। तो देखो यहाँ पर आप डाल रहे हो NaCl, लेकिन आपको क्लोरीन जो है वो अलग मिल रहा है, NaOH अलग मिल रहा है, हाइड्रोजन अलग मिल रही है। तो इस प्रोसेस को बोला जाएगा दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डीकंपोजिशन करवा रहे हो आप NaCl की एक्वस सॉल्यूशन का। तो ये एक एग्जांपल हो गया जो हम ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो वहां पर हमने ये वर्ड जो था वो यूज किया था इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है किसी चीज को करंट का यूज करके डीकंपोज करना। और जिस एपरेटस में इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है दैट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब हमें ऐसे कई सारे प्रोसेस जो है वो स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। सबसे पहले हम इसी प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं। NaCl जो है इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्या क्या मिलेगा हमें। बच्चों जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है तो इसको करवाने के लिए हम एक सिंगल कंटेनर का यूज करते हैं। तो ये आप नोट कर लो पहले। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है, सबसे पहली बात, इट कंटेन अ सिंगल बीकर या फिर कंटेनर, और इस कंटेनर में हम दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स को डिप करते हैं। 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स आर प्रेजेंट या फिर यूज्ड इन दिस कंटेनर, आर यूज्ड इन दिस कंटेनर। दो अलग इलेक्ट्रोड्स का यूज करेंगे हम, और जो भी सॉल्यूशन या जो भी सब्सटेंस जिसका हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है उसको हम मॉल्टन स्टेट में डालते हैं इस कंटेनर के अंदर। द केमिकल सब्सटेंस whose electrolysis is to be carried out is either taken in molten state or in the form of aqueous solution। तो ये 3 काम करने हैं आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने से पहले। तो ये 3 चीजें रहेंगी। अब हम एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे पास NaCl है और हमें इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है। तो देखो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। हम 3 अलग अलग स्टेट की बात करते हैं। NaCl हमें सॉलिड स्टेट में मिलता है, मार्केट से आप लाते हो, यूज भी करते हो। तो सॉलिड स्टेट जो होती है NaCl की, इट इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्योंकि ये नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इस वजह से सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रोलाइसिस हम नहीं करवा पाएंगे NaCl का। नो इलेक्ट्रोलाइसिस कैन बी कैरिड आउट। लेकिन अगर हम NaCl को मॉल्टन स्टेट में ले लें तो मॉल्टन स्टेट में क्या हो जाता है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, दीज आयंस आर फ्री टू मूव नाउ। और क्योंकि ये फ्री टू मूव होते हैं
इस वजह से मॉल्टन स्टेट इज एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देती है। अब देखो हम एक सिंगल कंटेनर लेंगे, इस सिंगल कंटेनर के अंदर हम मॉल्टन NaCl जो है इसको फिल कर लेते हैं। यहां पर 2 इलेक्ट्रोड्स लगाई जाती हैं, और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ करंट से हम कनेक्ट करते हैं। ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ करंट कोई बैटरी हो सकती है या फिर हमारी सप्लाई हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ये हो सकती है। तो जब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से आप जिस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करोगे वो इलेक्ट्रोड जो है उस पे नेगेटिव साइन रहेगा, और पॉजिटिव टर्मिनल से जिस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करोगे उस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव साइन होता है। जिस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव साइन होता है दिस इज कॉल्ड कैथोड, और जिस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव साइन होता है दिस इज कॉल्ड एनोड। अब देखो बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये फ्लो करना शुरू करते हैं इस बैटरी से इन इलेक्ट्रोड्स की तरफ, तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाते हैं। जबकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज था तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट नहीं होंगे, यहां पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोड पे रहेगा। इस सॉल्यूशन के अंदर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस फ्री है मूव करने के लिए, ये कंटिन्यूअसली फ्रीली मूव करते रहते हैं। तो जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है वो किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, वो उस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड को हमने क्या बोला, कैथोड। तो हम रिएक्शन लिखते हैं एट कैथोड। कैथोड पर क्या होगा, सोडियम पॉजिटिव आयन जो है वो कैथोड की तरफ आया, और इस कैथोड के ऊपर क्या जमा है, इलेक्ट्रॉन्स जमा है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रहे हैं, इस बैटरी से आ रहे हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को ये सोडियम के आयंस जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और एक्सेप्ट करके क्या बना देते हैं, सोडियम का एटम, और इसी इलेक्ट्रोड पे यहाँ पर ये जमा होने लग जाते हैं इस रिडक्शन की वजह से। तो कैथोड पे क्या हुआ, क्या देखने को मिला हमें, कैथोड पे हमें देखने को मिल रहा है रिडक्शन। अब हम बात करते हैं इस इलेक्ट्रोड की। इस इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये क्लोराइड आयन जो है वो आ जाएगा इस इलेक्ट्रोड की तरफ, और इस इलेक्ट्रोड पे आगे क्या होगा, तो यहां हम लिखते हैं एट एनोड। एनोड पे क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव आयन जो है वो जब इस इलेक्ट्रोड पे पहुंचेगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इसको अगर स्टेबल होना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हुआ, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या बोला जाएगा, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखो यहां पर सोडियम जब एटम बन गया तो ये स्टेबल हो गया, और स्टेबल होने की वजह से ये इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो गया। लेकिन क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो क्लोरीन का एटम बना देता है, और क्लोरीन का एटम जो है वो स्टेबल नहीं होता, सिंगल एटम क्लोरीन का अनस्टेबल होता है। तो इसको बोला जाता है दिस इज द प्राइमरी चेंज। ये प्राइमरी चेंज हुआ इस इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो जैसे ये क्लोराइड आयन जो है वो इस इलेक्ट्रोड पे गया था, ऐसे ही कोई और क्लोराइड आयन भी होगा जो इलेक्ट्रोड के ऊपर जाएगा साइमल्टेनियसली इसी के साथ साथ। तो 2 क्लोराइड के आयंस जो होते हैं ये एक दूसरे को स्टेबलाइज करने के लिए आपस में कंबाइन कर लेते हैं, और जब ये आपस में कंबाइन कर लेते हैं तो बन जाती है क्लोरीन गैस, और इस क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन जो है इसको बोला जाता है सेकेंडरी चेंज। तो Cl plus Cl चेंजेस इनटू Cl2 गैस, और इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी चेंज। मतलब ऑक्सीडेशन होने के बाद ये चेंज हमें दिखाई देता है। तो प्राइमरी चेंज हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकेंडरी चेंज हो गया फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस। तो ये प्रोसेस जो है ये कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टन NaCl। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टन NaCl। तो अब अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टन NaCl की, तो कैसे लिखा जाएगा, NaCl in the liquid state when electric current is passed through it, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं
इलेक्ट्रोलाइसिस, तो क्या बनेगा, यहां हमें मिलेगी सोडियम मेटल प्लस क्लोरीन गैस। तो एट कैथोड क्या मिलता है, कैथोड पे हमें मिलता है सोडियम मेटल, और एट एनोड क्या मिलता है, एनोड पे हमें मिलती है क्लोरीन गैस। दीज आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा राइट द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। तो आपको ये प्रोडक्ट्स लिखने होंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से पूछ लिया जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपसे कोई ये कहे, ये बताओ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ KCl। तो एक आपको ट्रिक बता देता हूं, अगर आपको ये पता है कि किसी सॉल्ट में कैटायन कौन सा है और एनायन कौन सा है, तो आप इजीली प्रोडक्ट बता सकते हैं। जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब जो कैटायन होता है, ये हमेशा कैथोड पे मिलेगा, और जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, जो एनायन होता है, ये हमेशा एनोड पे मिलेगा। तो एनायन एनोड पे और कैटायन कैथोड पे, ये फॉर्मेशन होता है इनका। तो आप कैथोड पे लिख सकते हो, एट कैथोड पोटेशियम मेटल विल बी फॉर्म, एट एनोड क्लोरीन गैस विल बी इवॉल्व। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लो, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स obtained by electrolysis of molten PbBr2? What are the products obtained by electrolysis of PbBr2? तो लेड ब्रोमाइड के अंदर क्या होता है, Pb2+ एंड 2Br-। तो यहां पर क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज वाला कहां जाएगा, ये जाएगा कैथोड पे, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है। नेगेटिव चार्ज वाला जो एनायन है, ये कहां जाएगा, ये रिलीज होगा एनोड पे। तो आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं, एट कैथोड Pb मेटल इज फॉर्म्ड एंड एट एनोड पे क्या होगा, Br2। अब ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है, तो Br2 विल बी फॉर्म, ब्रोमीन लिक्विड विल बी फॉर्म। तो ये हो गए प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स।